हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स चैप्टर के 3 टॉपिक स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी की शॉर्ट समरी देखेंगे। हम यहाँ पर शॉर्ट में इन टॉपिक को समझेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला टॉपिक स्पीड क्या होता है। स्पीड को क्विकनेस ऑफ द मूवमेंट भी कहा जाता है, यानी कि कितना क्विक, कितना फास्ट आप किसी मूवमेंट को कर पाते हैं, यही है स्पीड। इसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन भी कहा जा सकता है, यानी कितने समय में आप कोई मूवमेंट को कितनी फास्ट तरीके से कर सकते हैं, ये हो गया स्पीड। तो देखिए, स्पीड जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, 5 टाइप की स्पीड की एबिलिटीज हैं। है क्या क्या देख लेते हैं। रिएक्शन, मूवमेंट, एक्सेलरेशन, लोकोमोशन और स्पीड एंडोरेंस। इन सभी को अब हम शॉर्ट में देख लेते हैं। पहला देख लीजिए, रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन एबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी सिग्नल आपको मिल रहा है, उस पे आप कितनी फास्ट आप रिएक्ट कर पाते हैं। जैसे कि आपको 100 मीटर की रेस में जब ब्लॉक से निकलना होता है तो गन साउंड या क्लैपर के थ्रू एक साउंड मिलता है, तो कितनी जल्दी से रिएक्ट करके आप उस ब्लॉक से क्लियर हो जाते हैं, ये है रिएक्शन एबिलिटी। और आपने कई कोचेस को देखा होगा जो डायरेक्शन देते हैं हैंड से, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, अप जाना है, डाउन जाना है। और कुछ लोग जल्दी टाइम से रिएक्ट कर पाते हैं, कुछ लोग थोड़े स्लो रिएक्टिव होते हैं, तो वो एक तरह का रिएक्शन एबिलिटी है। अगला है मूवमेंट स्पीड। किसी एक सिंगल मूवमेंट को आप कितने कम समय में आप परफॉर्म कर पाते हैं, उसे ही मूवमेंट स्पीड या मूवमेंट एबिलिटी बोला जाता है। एग्जांपल के लिए, स्विमिंग में जो टर्न लिया जाता है, जूडो या रेसलिंग में थ्रो करते हैं पार्टनर को, वो एक ही बार में होता है। और आप शॉट पुट फेंकते हैं तो एक बार में पूरी पावर जनरेट करके और मैक्सिमम दूरी तक शॉट पुट को या डिस्कस को फेंकते हैं। तो एक सिंगल मूवमेंट को करने में जितना कम से कम समय लगता है, उसे ही मूवमेंट एबिलिटी बोला जाता है। अगला है एक्सेलरेशन स्पीड या एबिलिटी। इसका मतलब होता है आप स्टेशनरी पोजीशन, यानी अपने रुकी हुई पोजीशन से अपनी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाते हुए कितने कम समय में आप अपनी मैक्सिमम स्पीड को पा जाएं, यानी हाई स्पीड को पा जाएं। ये कितने कम समय में हुआ, यही आपकी एक्सेलरेशन एबिलिटी या एक्सेलरेशन स्पीड कहलाता है। इसे एग्जांपल से देखिए, आपके बाइक में एक्सेलरेटर लगा होता है, यानी जो स्पीड को एक्सेलरेट करता है, धीरे धीरे बढ़ाता है। पहले आप पहला गियर लगाते हैं, कुछ स्पीड को बढ़ाते हैं, तो स्टेशनरी यानी रुके हुए पोजीशन से वो मूव करने लगती है। जैसे ही आपको लगता है थोड़ी स्पीड बढ़ गई, तो फिर आप अपनी स्पीड को दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर लगाते हैं और स्पीड को हाई स्पीड में आप चले जाते हैं। तो इसी टाइप का स्पीड को बोलते हैं एक्सेलरेशन स्पीड या एबिलिटी। नेक्स्ट है लोकोमोशन स्पीड। इसका मतलब होता है जो आपकी मैक्सिमम स्पीड है, उसे आप कितने लंबे समय तक मेंटेन कर पा रहे हैं, कितने मैक्सिमम पॉसिबल ड्यूरेशन के लिए मेंटेन कर पा रहे हैं। यानी अगर आप 100 मीटर दौड़ रहे हैं, तो क्या आप पूरे 100 मीटर अपनी स्पीड को मेंटेन कर पा रहे हैं? ऐसा तो नहीं, शुरू में बहुत तेज दौड़े, उसके बाद सबसे पीछे हो गए आप। यही है लोकोमोशन स्पीड, यानी मैक्सिमम स्पीड को मैक्सिमम पॉसिबल ड्यूरेशन के लिए मेंटेन करना। लास्ट है हमारा स्पीड एंडोरेंस। ये 2 चीजों से मिलकर बना है। पहला है स्पीड। स्पीड का मतलब होता है क्विकनेस ऑफ द मूवमेंट, और एंडोरेंस का मतलब होता है वर्क अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो एक डेफिनेशन बन जाएगी। स्पीड का मतलब हो गया कि कितनी तेजी से आप कोई काम को कर रहे हैं, और एंडोरेंस का मतलब हो गया अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। तो ये दोनों डेफिनेशन मिल गई, यानी किसी एक्टिविटी, स्पोर्ट्स मूवमेंट को आप हाई स्पीड के साथ कर रहे हैं अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग, यानी आप थक गए हैं, लेकिन थकावट की कंडीशन में भी आप अपनी स्पीड को कम नहीं कर रहे हैं और अच्छी स्पीड से एक्टिविटी को कंप्लीट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप बॉक्सिंग खेलने गए, पहला मिनट आप बहुत अच्छे से खेले, पूरी स्पीड के साथ खेले, और अगर आप सेकंड, थर्ड राउंड में थक जाते हैं, तब तो स्पीड है आप में, लेकिन एंडोरेंस नहीं है, क्योंकि एक्टिविटी को आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप फर्स्ट राउंड में जिस स्पीड के साथ खेले, उसी तरह से सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में आप खेले उतनी ही स्पीड के साथ, तो इसी
एक्टिविटी को, इसी स्पीड को बोला जाएगा स्पीड एंडोरेंस। यानी कि किसी स्पोर्ट्स मूवमेंट को थके होने के बाद भी आप अपनी स्पीड को कम नहीं कर रहे हैं और आप उस एक्टिविटी को कंटिन्यू कर पा रहे हैं, इसे ही स्पीड एंडोरेंस बोला जाता है। स्पीड को इंप्रूव करने के लिए दो मेथड इस्तेमाल होते हैं। पहला है एक्सेलरेशन रन, दूसरा है पेस रन मेथड। इससे पहले ये भी आप जान लीजिए, स्पीड नॉर्मली डिपेंड होती है हेरिडिटी पे, यानी जिसके अंदर व्हाइट मसल फाइबर ज्यादा होंगे उसकी स्पीड ऑटोमेटिक ही अच्छी होगी। लेकिन ये दो मेथड से और कुछ टेक्निक की मदद से थोड़ा बहुत आप स्पीड में चेंज कर सकते हैं। तो मोटा मोटा आप ये समझिए, एक्सेलरेशन का मतलब ही यही होता है अपनी स्पीड को एक्सेलरेट करना स्टेशनरी पोजीशन से मैक्सिमम स्पीड पे। नेक्स्ट है पेस रन मेथड। इसका मतलब होता है कि जो होल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है, उसे आपको कांस्टेंट स्पीड के साथ पूरे डिस्टेंस को कवर करना है। यानी कि आप अगर 400 मीटर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं और आपको कोच ने बोला है कि आप जो है पूरी स्पीड के साथ या एक जो भी नॉर्मल स्पीड जो भी बताई गई है उस स्पीड को कांस्टेंट रखते हुए, यानी अप और डाउन आप नहीं कर सकते, आप उस कांस्टेंट स्पीड के साथ वो पूरा 400 मीटर दौड़ेंगे। यानी स्पीड आपकी यहाँ पर कांस्टेंट होगी और पूरे डिस्टेंस को उसी स्पीड के साथ कवर किया जाएगा। तो इस मेथड से भी स्पीड को बढ़ाया जाता है, मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। जब मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो डिटेल में समझाऊंगा। अभी स्पीड टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेक्सिबिलिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है। हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के ज्वाइंट होते हैं जिनकी मदद से हम डिफरेंट टाइप के मूवमेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे शोल्डर में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, जिसकी वजह से हम चारों तरफ अपने हैंड्स को मूव कर लेते हैं। और हर ज्वाइंट का डिफरेंट टाइप का मूवमेंट होता है। जैसे कि एल्बो का जो मूवमेंट है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, नी का भी है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। तो इन ज्वाइंट की मदद से हम, इनमें अगर फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो डिफरेंट टाइप के मूवमेंट पॉसिबल होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, स्पाइन जो होती है हमारी स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट के अंदर आती है। यानी इसकी मदद से आप अपनी स्पाइन को, अपने कमर को जो है स्लाइट इधर उधर मूव कर पाते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन फ्रंट बैक, ऐसा मूवमेंट पॉसिबल होता है। जैसे कि आपको बैडमिंटन खेलना है, शटल किसी ने ड्रॉप कर दिया तो आपको नीचे जाकर थोड़ा सा अपनी स्पाइन को बेंड करके शटल को उठाना पड़ता है। तो अगर किसी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उनकी स्पाइन स्टिफ है, तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, उनकी ज्वाइंट फ्लेक्सिबल है, तो वो आसानी से उस शटल को उठा लेंगे। जैसे जिम्नास्ट जो होते हैं, जिम्नास्टिक में जो लोग खेलते हैं, उनकी बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, तो इस वजह से वो हैंड स्प्रिंग, हैंड स्टैंड, डिफरेंट मूवमेंट आसानी से कर पाते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है रेंज ऑफ मोशन ऑफ ए ज्वाइंट, यानी आपके ज्वाइंट में कितना रेंज ऑफ मोशन है, कितना मूव कर सकते हैं अपने उस ज्वाइंट को आप, है ना। और इसके लिए हेल्प करता है कुछ क्या, मसल टू इंड्यूस ए बेंडिंग मोशन। जो बेंडिंग मोशन में जो मसल्स होती है वो भी आपकी जो मदद करती हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के टाइप्स। तो पहला टाइप है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरा है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसे अब हम समझते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, पहले इसे समझते हैं। और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के दो सब पार्ट हैं, एक ये और एक ये, जिसको बोलते हैं स्टैटिक और दूसरा बोलते हैं डायनेमिक। ये दोनों सब पार्ट हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के। लेकिन पहले हम एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है इसे समझते हैं। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, बिना किसी की हेल्प के, विदाउट एक्सटर्नल हेल्प आप जितना मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने अपने हाथ को स्ट्रेच किया बिना किसी हेल्प के, या लेग को स्ट्रेच किया बिना किसी हेल्प के, जितना आप कर पाते हैं वही आपका एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इसके दो पार्ट मैंने बताया, पहला पार्ट होता है एक्टिव का स्टैटिक, दूसरा होता है डायनेमिक। यानी जब आप स्टेशनरी पोजीशन में जितना भी फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म करते हैं, जितना फ्लेक्सिबिलिटी आप दिखा पाते हैं, जैसे कि कोई योगासन कर रहे हैं या स्ट्रेचिंग कर रहे हैं रुके हुए, तो आप स्टैटिक कोई मूवमेंट तो नहीं कर रहे हैं, बिना मूवमेंट किए हुए आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो उसे बोला जाता है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, मींस विदाउट मोशन। जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसे बोलते हैं स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। डायनेमिक में क्या होता है, जब आप कोई मूवमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट करते हुए जितना भी बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल है, जैसे कि ताइक्वांडो वाले किक मारते हैं,
ताइक्वांडो, कराटे, इसमें क्या होता है, डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी वो मूवमेंट भी कर रहे हैं, अपने लेग को मूव कर रहे हैं और साथ में किक को हाई मारने की कोशिश करते हैं। मूवमेंट के दौरान कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है, देखिए हाई जंप हुआ है, साथ में उसने पैर को भी स्ट्रेच कर दिया है, यानी मूवमेंट करते हुए जितनी स्ट्रेचिंग हो रही है, जितना फ्लेक्सिबिलिटी हो रही है, उसी को बोलते हैं डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। अब दूसरा मैंने आपको यहां पर बताया था एक्टिव और पैसिव, तो पैसिव को देख लेते हैं। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है, जब आप किसी एक्सटर्नल हेल्प की मदद से जितनी फ्लेक्सिबिलिटी आपके जॉइंट्स में होती है उसे ही आप पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। तो कैसे, देखिए यहां तक स्ट्रेचिंग हो गई है ना, यहां तक इसने स्ट्रेचिंग कर ली, लेकिन अब इसके आगे नहीं हो पा रही, यहां तक तो उसने खुद से कर लिया तो इसे एक्टिव बोलेंगे। लेकिन अगर आपने किसी एक्सटर्नल का हेल्प ले लिया अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, या उसके आगे किसी ने आपको थोड़ा सा पुश किया जिससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेचिंग और अच्छी हो गई, तो उसे ही बोलेंगे पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, किसी भी एक्सटर्नल हेल्प के। देखिए दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, ये जो एक इक्विपमेंट रखा हुआ है इसकी मदद से जो है स्ट्रेच कर रहा है। तो एक तरह के इक्विपमेंट की मदद है, अपना रेंज ऑफ मोशन तक गए और उसके बाद थोड़ा सा और स्ट्रेच कर दिया, तो ये सभी जो है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आएगा। तो देखिए स्टैटिक और डायनेमिक की बात हमने कर ली, प्रूव किया जाता है, इसका मेथड हम देख लेते हैं। तो मेथड जो है आपके सिलेबस में एक है बैलिस्टिक मेथड, बैलिस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा है पीएनएफ मेथड, है ना। तो ये दोनों मेथड को आपको पढ़ना है, तो इसको हम देखते हैं। पहले क्या होता है बैलिस्टिक मेथड। बैलिस्टिक मेथड क्या होता है, ये एक तरह का ओल्डेस्ट मेथड है स्ट्रेचिंग को, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। इसमें क्या होता है, स्ट्रेचिंग इन्वॉल्व होता है, एक्टिव मस्कुलर एफर्ट लगता है, यानी आप खुद एक्टिव होकर अपनी मसल्स में एफर्ट लगाते हैं और स्ट्रेचिंग करने की कोशिश करते हैं, है ना। इसमें जो है बाउंसिंग, जर्किंग और जो मूवमेंट जो है इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के बाई काउंट रिदमिक मूवमेंट मेनली होता है, जैसे आप अपने लेग को लेफ्ट और राइट स्विंग कर रहे हैं, कुछ आपने काउंट सेट कर लिया 1 2 3 में, आप अपने लेग को ऊपर ले जाएंगे, फिर वापस लेकर आएंगे 3 4 5 में, फिर आप दूसरे साइड 1 2 3 ऊपर ले जाएंगे, फिर 1 2 3 करते हुए वापस ले आएंगे। मतलब एक रिदमिक मूवमेंट हो रहा है, बाउंसिंग हो रहा है, जर्किंग मूवमेंट हो रहा है, ये सभी बैलिस्टिक मेथड के अंदर आता है। दूसरा आपका जो है पीएनएफ मेथड, इसका मतलब होता है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, इसका फुल फॉर्म है। ये बहुत ही एडवांस मेथड है जो मेनली जिम्नास्ट द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें होता क्या है देख लीजिए, आपने स्ट्रेंथ में पढ़ा होगा आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक मेथड। तो स्ट्रेचिंग करने के बाद, यानी जो आपकी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होने के बाद आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन भी करना होता है मसल्स में, है ना। तो इस तरीके से पीएनएफ मेथड को किया जाता है। इसे आगे हम देखते हैं। पीएनएफ मेथड के कुछ एग्जाम्पल हैं, होल्ड एंड रिलैक्स मेथड पहला, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स मेथड, एंड तीसरा है होल्ड एंड रिलैक्स विद अपोजिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये तरीके हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा। डिटेल वीडियो में इसको मैं डिटेल में कवर करूंगा। तो बस आपको अभी ये देखना है, पीएनएफ मेथड प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन बोला जाता है, जिसमें जो है एक जनरल मैं एक आइडिया दे देता हूं। जैसे कि आपने स्ट्रेचिंग कर लिया, लेग स्ट्रेचिंग कर लिया, उसके बाद क्या होगा, होल्ड एंड रिलैक्स मेथड में क्या होगा, ये जैसे एक पिक्चर आपको दिख रही होगी कि आपने पूरी स्ट्रेचिंग कर ली, अब इसके बाद जो है वहां पर कुछ समय के लिए होल्ड कर दिया और अपनी मसल को कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं आप साथ में। तो क्या होगा कि आपकी दो एफर्ट लग रही है, एक तो आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, जिस समय बहुत लोगों को दर्द होना शुरू हो जाएगा, लेकिन वहां पर आप होल्ड कर रहे हैं और अपनी ये जो हील को है, देखिए हील जो है नीचे की ओर और स्ट्रेच किया जा रहा है। पहले ये लेग स्ट्रेच हो गया, फिर ये और इधर की ओर स्ट्रेच किया जा रहा है और होल्ड किया जा रहा है, तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से किया जाता है, लेकिन इसको मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। अभी के लिए आप ये देखिए कि इस तरीके से किया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी मतलब होता है तालमेल। तालमेल किस चीज से तालमेल, आपकी सेंस और मसल्स के बीच में तालमेल, यानी आप अपने दिमाग से जो भी आदेश देते हैं मसल उस बात को माने।
एग्जाम्पल के लिए, जब लोग मार्च पास्ट करते हैं और शुरुआती समय में आपने देखा होगा जब लोग सीखते हैं तो आपका जो पैर आगे होता है अपोजिट उसका हैंड आगे होना चाहिए, यानी हैंड और लेग जो है ऑल्टरनेट निकलते हैं। लेकिन कई लोग क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, उनके सेम हैंड और सेम लेग निकलता है, तो ये कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है। कोऑर्डिनेशन का मतलब यही कि आप जिस तरह का मूवमेंट चाह रहे हैं, मन में आप मूवमेंट जैसा सोच रहे हैं, ऐसा आदेश आपने अपनी मसल को दिया और वो मूवमेंट पॉसिबल हो गया। जैसे कि एक हाथ आप आगे रोटेट करना चाहते हैं और एक हाथ सेम टाइम पे आप पीछे रोटेट करना चाहते हैं, तो ये एक तरह का कोऑर्डिनेशन है। और बहुत सारे स्पोर्ट्स मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, जैसे कि आप फुटबॉल जो है लेफ्ट लेग से भी आप किक करना चाहते हैं और राइट लेग से भी किक करना चाहते हैं उतनी ही एक्यूरेसी के साथ, तो यही सब कोऑर्डिनेशन होता है, इसका स्पोर्ट्स में जरूरत होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, इट इज ए ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप बिटवीन सेंस एंड मसल। इसको आप एक अलग तरीके से भी बोल सकते हैं, व्हेन योर मसल वर्क अकॉर्डिंग टू योर सेंस दैट इज कॉल्ड एज ए कोऑर्डिनेशन। जो डेफिनेशन मैंने बोली है उसे आप अपनी कॉपी में लिख लें। व्हेन योर मसल वर्क अकॉर्डिंग टू योर सेंस, मतलब आपकी मसल आपके सेंस के अकॉर्डिंग अगर काम करे तो उसे ही कोऑर्डिनेशन बोला जाता है। तो देखिए, पहले देख लेते हैं कितने टाइप का होता है कोऑर्डिनेशन। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, इस फॉर्मूले को आप लिख लें। क्या है फॉर्मूला, DOB और CAR स्क्वायर, यानी DOB का मतलब जैसे आप देखते हैं डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं ऐसे ना, डेट ऑफ बर्थ पे आपको 2 कार गिफ्ट की आपके पापा ने, इस तरीके से आप याद कर लीजिए। आपके डेट ऑफ बर्थ पर, आपके बर्थडे पर पापा ने आपको 2 कार गिफ्ट की है, लेकिन असल में इसका मतलब ये नहीं है। इसको मैंने सिर्फ फॉर्मूले में बताया है कि आप इसे याद रख सकें। तो क्या है, पहला है D रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन एबिलिटी, दूसरा है ओरिएंटेशन, तीसरा है बैलेंस और चौथा है कपलिंग, फिर है आपका एडेप्टेशन और रिदमिक एबिलिटी, फिर लास्ट है रिएक्शन एबिलिटी। ठीक है, तो इसे अब हम आगे देखते हैं, शॉर्ट में इसकी समरी देख लेते हैं। तो अब हम कोऑर्डिनेशन के टाइप को समझ लेते हैं। पहला है डिफरेंशिएशन एबिलिटी। तो डिफरेंशिएशन एबिलिटी में क्या होता है कि कोई 2 सेपरेट मूवमेंट है, आप दोनों मूवमेंट को साथ में परफॉर्म कर रहे हैं और डिफरेंटली आप परफॉर्म कर पा रहे हैं। जैसे कि देखिए, अगर कोई स्किपिंग करता है तो उसके लेग का भी मूवमेंट होता है और हैंड का भी मूवमेंट होता है, इस वजह से स्किपिंग पॉसिबल होता है। और जो लोग डिफरेंशिएशन एबिलिटी नहीं कर पाते हैं, तो जैसे ही वो स्किप करते हैं उनके पैरों में फंस जाता है। तो यानी इसमें पैर का मूवमेंट भी जरूरी है, साथ में हैंड्स का मूवमेंट भी सेम टाइम पे जरूरी है। तो ये आपका डिफरेंशिएशन एबिलिटी हो गया। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन एबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है, एबिलिटी टू चेंज द पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी इन टाइम एंड स्पेस इन रिलेशन टू ए डिफरेंट फील्ड ऑफ एक्शन। यानी कि टाइम और स्पेस के रिलेशन में अपनी पोजीशन को चेंज कर पाना कोई एक्शन करते समय, वही आपका ओरिएंटेशन एबिलिटी है। यानी कि पोजीशन चेंज कर पाना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी, यही आपका ओरिएंटेशन एबिलिटी है, कितनी जल्दी आप ओरिएंट कर पाते हैं। देखिए, ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, चारों तरफ इनके डिफेंडर खड़े हुए हैं, ये बॉल ले जाने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन ये डिफरेंट तरह के डॉजिंग मूवमेंट देकर एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जो है अपनी बॉडी को ओरिएंट करके जो है पोजीशन को चेंज कर पाता है। तो इसी को ओरिएंटेशन एबिलिटी बोला जाता है। जैसे कि जिम्नास्टिक करते हुए आप लोग देखते होंगे, तो जिम्नास्ट जो है अपने डिफरेंट बॉडी मूवमेंट करते हैं, साथ में जो उनके आई हैंड का मूवमेंट जो होता है वो भी उसको कंट्रोल में रखते हैं, कहाँ उनको रखना रहता है उस समय भी वो इस बात का ध्यान देते हैं। तो इसे ही ओरिएंटेशन एबिलिटी बोला जाता है। नेक्स्ट है बैलेंस एबिलिटी। यानी जब आप कोई स्पोर्ट्स मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उस समय अपनी बॉडी का बैलेंस और जो मूवमेंट आप कर रहे हैं उसमें अगर बैलेंस बनाते हैं, उसी को बैलेंस एबिलिटी बोला जाता है। यानी कि मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन द बॉडी एंड मूवमेंट। इसे ऐसे भी बोला जा सकता है, मेंटेन ए बैलेंस व्हाइल बॉडी इज इन मोशन। यानी स्पोर्ट्स मूवमेंट आप परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर जो ये बोट चलाई जा रही है, तो बैलेंस बनाने के लिए देखिए अभी डिसबैलेंस हो गया है, लेकिन बैलेंस बनाने के लिए क्या करेगा, दूसरे साइड मारेगा चप्पू, फिर इधर मारेगा। और ऐसे कई बार जो होता है
जैसे कोई स्केटिंग कर रहा है तो आप देखते होंगे कभी लेफ्ट साइड झुकेगा, कभी राइट साइड झुकेगा, जिससे कि वो अपने बैलेंस को बना पाए वाइल मूवमेंट। नेक्स्ट है कपलिंग एबिलिटी। इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। जो आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उन सभी का कोऑर्डिनेशन एक साथ। जैसे देखिए कि कोई भी आप मूवमेंट कर रहे हैं, चाहे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो उस समय आपका पूरे बॉडी का मूवमेंट एक साथ जरूरी होता है। जैसे कि लेग का भी मूवमेंट, हैंड्स का भी मूवमेंट, आई का भी मूवमेंट, उसी तरह से तो ये सब जो कंबाइन हो जाता है उसे ही कपलिंग बोला जा सकता है। जैसे कि बॉक्सिंग में जो होता है, क्या होता है, पंच करते हैं, लेग का भी मूवमेंट होता है, साथ में वो अपनी गर्दन को भी ऐसे घुमाते हैं कि जिससे उन पर पंच ना लगे। आईज का जो कोऑर्डिनेशन होता है तो उसे ही बोला जाता है कपलिंग, यानी कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, एक साथ आपसी तालमेल के साथ एक साथ वो सारी चीजें काम करें। नेक्स्ट है एडेप्टेशन एबिलिटी। इसका मतलब होता है चेंज द मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिडिक्टेड चेंज, यानी अपने मूवमेंट को उस हिसाब से चेंज कर लेना जो भी प्रिडिक्टेड चेंज हुआ है। यानी कि एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ पर दो डिफेंडर इसे डिफेंड कर रहे हैं, बॉल काफी ऊपर से आ रही है, तो इसने डिसाइड किया मैं लेग से नहीं, क्योंकि बॉल काफी ऊपर है और मैं हेडिंग करूंगा, ठीक है। और ये एक प्रिडिक्टेड चेंज हो गया, तो इसे ही अडॉप्ट कर लेना, कितनी जल्दी आप उस मूवमेंट को अडॉप्ट कर पाते हैं। जैसे कि गोल पोस्ट है, गोल पोस्ट के सामने फुटबॉल खड़ा है, अब उसके पास किसी तरह से भी बॉल आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है, तो कभी वो लेट के रोकेगा, कभी जंप करके रोकेगा। तो यानी जब उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा, काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो उसे मालूम होगा कि किस तरीके से बॉल जो है रोका जा सकता है, गोल होने से बचाया जा सकता है। तो यही मूवमेंट को अडॉप्ट कर लेना कितना जल्दी, इसी को एडेप्टेशन एबिलिटी बोला जाता है। अगला है रिदमिक एबिलिटी। देखिए रिदमिक नाम से ही पता चल रहा होगा, रिदम में करना कोई चीज को, यानी जो आपको रिदम दिया गया है, सीक्वेंस दिया गया है, उसी तरीके से सबके साथ मिलके करना, यानी मोटर एक्शन ऑन ए वेल डिफाइंड रिदम। जो भी वेल डिफाइंड रिदम है उसी अकॉर्डिंग करना। तो ये देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, सिंक्रोनाइज स्विमिंग। ये सभी लोगों का लेग एक साथ ऊपर है, अब जो दूसरा मूवमेंट इनको मिलेगा तो एक साथ नीचे होगा, यानी रिदमिक मूवमेंट करना। जैसे कि डांस आप करते हुए देखते होंगे, ग्रुप डांस जब किया जाता है तो सभी के मूवमेंट एक जैसे होते हैं और एक रिदम में करते हैं, डांस के बीट के साथ कर सकते हैं, है ना। तो यही आपका रिदमिक एबिलिटी है। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन एबिलिटी, ये आपका लास्ट है। रिएक्शन एबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी आपको स्टिमुलस दिया गया तो आप उस पर कितनी तेजी से आप रिएक्ट कर पाते हैं उस स्टिमुलस के। जैसे कि जब स्प्रिंट स्टार्ट होता है जो 100 मीटर का होता है, तो क्लैपर से या गन शॉट से एक साउंड निकलता है और उस साउंड को सुन के सभी लोग अपने ब्लॉक को छोड़ के निकल जाते हैं। तो यही होता है रिएक्शन, कितनी तेज आपकी बॉडी कोऑर्डिनेट करती है और रिएक्ट करती है उस सिग्नल पर। ये आपका हो गया रिएक्शन एबिलिटी। तो अभी हमने 3 टॉपिक की समरी कवर की, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।